गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा आज रहेगा सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है आज डिस्कशन का, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आजकल। तो उसमें टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आज हम कंसीडर करेंगे डिस्कशन के लिए। और इसमें आज जो है डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के रिसोर्सेज में रहते हैं। वो पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म के आस पड़ोस सराउंडिंग्स में जो भी कंडीशंस होती हैं उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो इसमें इन्वायरमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। और उस योगदान की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को उस योगदान के हिसाब से दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है। एक नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यूएबल कहलाते हैं, और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो है वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। तो कहने का सिर्फ मतलब यही है क्या कर दिया यार किसने, ये कौन है? अमित भारद्वाज। अमित स्टॉप इट बेटा। तो कुछ टेक्निकल रीजन से अमित से कुछ क्लिक हो गया था। सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के रहते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो रिन्यूएबल का मतलब सिंपल शब्दों में नवीनीकृत, जिनका कि नवीनीकरण हो सकता हो, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद उसको रीयूज किया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होते। अनएग्जॉस्टेबल इसको कहते हैं। अनएग्जॉस्टेबल का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि जो समय के साथ जिनकी मात्रा जो है वो कभी कम नहीं होती, रादर वो उन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे रिसोर्स जैसे सनलाइट है, जैसे मूनलाइट है, जैसे पानी है, और जैसे फ्लोरा फौना, जो सारी चीजें हमारी जिन्हें दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है, दोबारा से जिनका प्रयोग किया जा सकता हो, उसे हम उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं। रिन्यू प्लस एबल, री प्लस न्यू प्लस एबल। री मैंने दोबारा, न्यू मैंने नया करना, और एबल मैंने जो दोबारा रिन्यू होने के काबिल हों, दोबारा जिनका नवीनीकरण हो सकता है, उसे हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड वन है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि once these are exhausted it will be exhausted for the whole life। दोबारा उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। जब रिन्यू नहीं किया जा सकता मतलब दोबारा उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कोयला, कोयले को एक बार हम यूज कर लेंगे तो दोबारा से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। लकड़ी जैसे जला ली एक बार हमने, तो उसको दोबारा से आज जो है वो कोयले हो सकते हैं, कोयले से राख होगी और वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो ये रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, दोनों प्रकार के रिसोर्सेज मुख्यतः, और जैसे कि आगे हम और भागों में भी देखने की कोशिश करेंगे, जो जो नॉन रिन्यूएबल है इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है, जो नेचर में अवेलेबल है, वो आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा बात की जाती है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ पर्टिकुलर दीज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होना चाहिए। डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, और इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगी। इसलिए आज डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए जो व्हीकल्स हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, बैटरी ऑपरेटेड आ गई, और बैटरी से चलने वाले कारें भी आ गई हैं, बसेस भी आ गई हैं। तो इसीलिए वो इसी चीज को, इसी रिसोर्स को वो रिप्लेस करने के लिए सारी चीजें आज के टाइम में डेवलपमेंट हो रही है।
एक और है इसकी कैटेगरी में, इसको हम रिसाइकलेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसाइकलेबल मैंने, रिसाइकलेबल का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है कि रीयूज, दोबारा से जिसका प्रयोग किया जा सके, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें कुछ समय के बाद, एक यूज करने के बाद कुछ समय के बाद दोबारा से फिर उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। जो रिसाइकलेबल और जो जो नॉन रिसाइकलेबल जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उसके कई सब डिविजन्स हैं, कई सब डिविजन्स हैं। और उन सब डिविजन्स को जो है वो इस तरह से उनका डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है कि पहले एक बार उसको हम यूज करेंगे, दूसरी बार उसको प्रोसेस करेंगे, दूसरी बार फिर यूज करेंगे, तीसरी बार फिर उसको यूज किया जा सकता है और बार बार इस तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम और दूसरे जो मेटल हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, कोई भी है जो पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं हम लोग, उसे पहले स्टेज में, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पहले स्टेज में हमने लोहे का जो सही स्वरूप है उसको हमने बड़े रेल बनाने के लिए, जो रेल की पटरी बनाने के लिए हमने उसका प्रयोग कर लिया। तो अब जब जैसे रेल की पटड़ी उखड़ेगी तो वहां से फिर उसे दूसरे प्रयोग में लाने के लिए फिर मशीनों में उसको डाला जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, वो उसका एंगल बन गया, लोहे का एंगल बन गया। एंगल के बाद फिर उसका सरिया बन गया, सरिया के बाद उसका कुछ और बन गया, फिर बाद में उसकी कीलें बन गई। और इस तरह से एक लोहे को या रादर एक रिसोर्स को बार बार उसको रिसाइकल करके उसको यूज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की हम बात कर लें, प्लास्टिक का जो प्रयोग है आज के समय में देखने की कोशिश करें तो उसे बार बार उसको रीयूज किया जा रहा है। और अंत में अगर लिफाफे के रूप में उस प्लास्टिक को हमने यूज किया तो उसका जापान जैसे जो बड़े देश हैं, रादर जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने इस जो प्लास्टिक की समस्या को खत्म करने के लिए, गार्बेज को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उससे तारकोल बनाना स्टार्ट कर दिया। और सड़कों की जैसे हमारी लुक बढ़ती है सड़कों में, उसी तरह से सिंथेटिक सड़कें, सिंथेटिक ट्रैक्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए। आज जो रस्सी है वो प्लास्टिक की आ रही है। वो प्लास्टिक कौन सा है, जो लिफाफों में उसको रिसाइकल और रीयूज करके हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हर चीज जो है, अगर प्लास्टिक के रूप में देखें, लेदर के रूप में देखें, आयरन के रूप में देखें, मिनरल के रूप में देखें, उनको हम रीयूज कर रहे हैं और वो जो रीयूजेबल हैं। नंबर 4 है नॉन रिसाइकलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या आएगा, इसमें वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको रिसाइकल दोबारा से नहीं किया जा सकता। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर देखने की कोशिश करें कि नेचर ने जो हमें कुछ एक चीजें ऐसी दी हैं जिन्हें बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं किया जा सकता। जैसे मिनरल एनर्जी कोई भी है, मिनरल एनर्जी कोई भी हमने निकाला, जैसे फोसिल फ्यूल है, फोसिल फ्यूल, और उसमें फोसिल फ्यूल में नेचुरल एनर्जी जो है उसे एक बार एग्जॉस्ट कर लिया तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसे नॉन रिसाइकलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, फोसिल फ्यूल खास करके जो कि पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। देन एक और है बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बायोटिक मैंने इसका सिंपल शब्दों में अर्थ ये होता है, ये डायरेक्टली और डायरेक्टली दैट कैन बी क्लासिफाइड इन बायोटिक एंड अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। संजीव और निर्जीव हम जिसको बोलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिविंग और लिविंग रिसोर्सेज भी इनको कहा जाता है, जिनमें जान है, जिनमें जान है, इसमें लाइफ होती है, और वो एक नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ टाइम के साथ वो ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उसका हम प्रयोग करते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट हैं, जैसे फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर है, फिश है, वाइल्ड लाइफ है, और उसके बाद फ्यूल है, और उससे हम पूरी तरह से उसका यूज करते हैं। और यूज करने के बाद उससे फिर अगर वो रिसाइकलेबल होगा तो उसको दोबारा से फिर यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ हमने देवदार का काट दिया, देवदार, उसकी हमने लकड़ी बना दी, लकड़ी बनाने के बाद घरों में खिड़कियों दरवाजे में लगा दिया। कुछ सालों के बाद, 8 10 50 सालों के बाद वो खिड़की दरवाजे निकाले और वो लकड़ी सड़ गई अगर, तो ठीक है, नहीं सड़ी अगर लकड़ी, अगर ऐसी होगी डिकेबल नहीं है, तो उसको फिर हमने क्या कर दिया, उसको दोबारा से, पहले हमने क्या बनाया था, उसके बड़े बड़े लोग बनाए और उसके ऊपर, घर के ऊपर उसको डाला हमने, जिसको बोलते हैं नास के रूप में, कड़ियों के रूप में, कैंची के रूप में, वो हमने वो किया।
फिर उसको हमने उतारा और फिर उसकी चिराई की, फिर हमने द्वार शाखें बना दी उसकी। द्वार शाखों के बाद फिर द्वार शाखें निकाली, तो 10, 15, 20 साल के बाद फिर उसकी हमने दरवाजों के लिए उसको हमने फ्रेम बना दी। दरवाजों से भी निकाला तभी लकड़ी जिंदा है, तो फिर हमने छोटे छोटे पीसेस में उसको लिया और कहीं हमने उसका यूज कर लिया। और जब वहां से भी निकाल दिया 150-200 सालों के सफर के बाद, तो फिर उसको हमने जलाने के काम में लगा दिया। तो इस तरह से ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है इसका, ये चलता ही रहता है। और एक और दूसरा जो है दैट इज एवाइटिक नेचुरल रिसोर्सेस। एवाइटिक का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है, निर्जीव। निर्जीव मैंने जिनमें जान नहीं है। अब मदर अर्थ से हमने जो भी एक्सट्रैक्शन कर ली, जो नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज थे उसको हमने इजिली रिप्लेस कर दिया। और क्रस्ट से जब निकाले हमने, पृथ्वी की क्रस्ट जो लेयर होती है वहां से जो निकाले, उसके बाद उसे स्लो रेट से वो दोबारा से पैदा होते हैं। स्लो रेट, जैसे कोयला निकाल लिया एक बार, तो वो स्लो रेट से पैदा होगा, पता नहीं कितने सालों, हजारों सालों के बाद जो है वो बनता है। कॉपर निकाल दिया, हजारों सालों के बाद दोबारा बनेगा। डायमंड निकाल दिए, डायमंड तो आपको पता ही है उसमें कितना साल लगते हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि चाहे वाटर है, लैंड है, मिनरल है, ओर्स है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है और आयरन है, ये सारे के सारे जो हैं कई सालों के प्रोसेस के बाद ये सारा निकलता है। जैसे सीमेंट का जो ये CaCO3 का जो जहां जिन रॉक्स में ही होता है वहां से सीमेंट बनता है। तो वो सीमेंट जो है एक बार वो चट्टान निकल गई, एक बार वो खान से निकल गया, स्लेट है जैसे हमारे चंबा की बात करें, एक बार वहां से निकल गया, तो दोबारा उसको बनने में कई और सैकड़ों साल लगेंगे। तो सिर्फ कहने का मतलब यही है कि वाइटिक और एवाइटिक नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें आते हैं। नंबर 7 है नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, वो रिसोर्सेज जो कि देश के हैं। आप पूरे देश के उसके नेशनल रिसोर्सेज में इसको फर्दर आगे जो उसको डिवाइड किया जा सकता है, नेशनल रिसोर्सेज में, मल्टीनेशनल में और इंटरनेशनल में। इसका सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो जाता है कि नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो विद इन द बाउंड्री ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और यहाँ अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ जाएं, तो नेशनल के बाद स्टेट रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद गांव के लेवल के पंचायत सोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, और फिर नीचे आके एक पर्टिकुलर गांव के भी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आप लोगों को तो शायद पता, शायद आप लोगों ने फील किया या नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता, परंतु पापा से अगर आप पूछेंगे तो पापा से बोलना कि मेरा हक वर्तन कहाँ जैसे है। जैसे मेरा गांव है, तो मेरे गांव में एक साइड, लेफ्ट साइड को एक नाला है, राइट साइड को एक नाला है, दोनों नालों के बीच में मेरा हक वर्तन है। मेरे चीमा गांव वालों का हक वर्तन यहाँ है, हम सरू वालों के हक वर्तन में नहीं जा सकते। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमें फ्री में मिले हैं, फ्री में मिले हैं, तो उसका बंटवारा जो सुनिश्चित करना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाले का पानी है वो सारे के सारे गांव वालों का है, तो सबसे पहला अगर वो कॉमन बाउंड्री पे है, जैसे मेरा जो गांव लेफ्ट साइड को जो मेरा वो है जो नाला है वो कॉमन बाउंड्री पे है, तो आधा जो पानी पर हक है वो सरू वालों का है और आधा कम है हम चीमा वालों का है। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि सरू वाले सारा का सारा पानी उठा के ले जाएं, वहां भी पानी जाता है उस नाले से और हमारे यहाँ भी आता है। तो उसको प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंचायत फिर रहती है, या रादर जो गांव के समझदार लोग हैं उसको हम उसको यूज करते हैं। कहने का सिर्फ मतलब क्या हो गया कि छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक, इवन बिटवीन ट्रांसनेशनल भी कई ऐसे वो रहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं जो आपस में बटे हुए होते हैं, तो उनको हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। मल्टीनेशनल रिसोर्सेज में क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बात की कि जो दो देशों के बीच में बटे हो, जैसे पानी, जैसे रिवर्स हैं, रिवर तो कभी कोई बाउंड्री नहीं मानेगी। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत चाइना से होते हुए भारत में एंटर करती है, मतलब क्या हो गया कि सतलुज नदी पर, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में जाती है नीचे, तब जाके बंगाल की सॉरी अरब सागर में जाके तब जाके मिलती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ऊपर से अगर तिब्बत भी उसका हिस्सा है, चाइना भी में भी शेयर करेगा, उसके बाद हिंदुस्तान में आएगा, उसको पाकिस्तान में जाएगा। इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसमें इसका सारा प्रावधान है कि भारत कितने % पानी लेगा, पाकिस्तान कितने % पानी लेगा, चाइना कितने लेगा, तिब्बत कितने लेगा। तो इट इज
ये इनको हम मल्टीनेशनल रिसोर्सेज को कहते हैं। एक एग्जांपल से हमने आपको बताने की कोशिश की। दूसरा इसका एग्जांपल और क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स। साइबेरिया से ये जो पोंग डैम हमारी झील है ब्यास नदी पे, उसमें कई तरह के जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते हैं साल में कुछ एक महीनों के लिए, कुछ एक टाइम के लिए। तो वो भी हमारे रिसोर्स हैं, वो भी हमारे रिसोर्स हैं। उसके बाद एनिमल्स हैं, लेक्स हैं, कोई जैसे ये ऊपर वाली अभी जो चाइना के साथ जो पेंगोंग लेक का जो 150 किलोमीटर के आसपास है, वो उसमें कुछ एक हिस्सा भारत के पास है, कुछ एक हिस्सा चाइना के पास है। तो वो भी एक जो है वो मल्टीनेशनल रिसोर्स है। झील एक ही है पर झील को 20 से 2 भागों में बांटा हुआ है और विवाद वही होता है। देन लास्ट वन है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक व्यक्ति विशेष या एक देश विशेष तक वो कन्फाइंड नहीं रहते, और इसमें सारे के सारे देशों का उसमें बराबर हक रहता है। और सारे देशों का बराबर हक, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखें, धरती माता सबकी है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें। तो सारे के सारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें ओशन जो हैं, समुद्र जितने भी हैं, 71% जो पानी है, और उसमें हिंद महासागर जो है हिंदुस्तान से स्टार्ट होके पूरा पूरा कितना नीचे ऑस्ट्रेलिया तक जाता है वो। तो उसमें डिसाइडेड है कि हिंदुस्तान का हक कितना है उस पानी में। वो एक ही वाटर लॉबी है, वाटर बॉडी है एक ही, और उस पर हिंदुस्तान का हक कितना है, पाकिस्तान का कितना है, गल्फ का कितना है नीचे, श्रीलंका का कितना है नीचे, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया का कितना है, सारे के सारे देशों का कितना कितना भाग है, वो सारे का सारा उसे डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। ओशन है, उसके बाद एयर है, हवा किस देश से आती है, मैं रोक दूं हवा को, मैं हवा को ही रोक दूं तो वो भी नहीं चलेगा। और उसके बाद सोलर एनर्जी है, और उसके बाद हवा है, सॉरी जो पानी है, पर पानी जो आना है, परस्पिटेशन जो होता है, बाष्पीकरण, वो भी। तो आज के टाइम में तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि किसी देश विशेष से अगर हम रोकना चाहें किसी को, तो चाहे पानी को रोकना चाहें, हवा को रोकना चाहें, तो हम आराम से रोक सकते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज एंड दीज आर मेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड ऑल दोज all these resources are to be used in the vital welfare of the humanity। मानव कल्याण के लिए इनका प्रयोग करना होता है। इसलिए यूएन जैसी संस्था है, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है, और कई ऐसी रेगुलेटरीज बॉडी बनी हुई हैं हर एक मुद्दे के ऊपर, जो कि उनके रेगुलेशन को देखती हैं। अगर वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती तो शायद फिर अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से सभी लोग जो थे वो अपने अपने हिसाब से सारे अपने स्कोर सेटल करते। इसलिए ये सारा का सारा इस तरह से रहेगा। और बहुत ही कम शब्दों में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इससे हम बहुत कम शब्दों में कंक्लूड कर सकते हैं इसे क्लासिफिकेशन को, कि ये एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है जानना कि नेचुरल रिसोर्सेज के प्रकार, जो 8-9 प्रकारों की हमने बात की, इसे एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। और ये आज के समय में अगर ये देखने की कोशिश करें तो ये कहा गया है कि कई जो युद्ध हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही इतिहास में हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। और जहां जहां ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां शक्तिशाली जो राष्ट्र होता है वो उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है, और जब कैप्चर करने की कोशिश करता है तो उसी कोशिश में फिर संघर्ष जन्म लेता है। और इस तरह से धरती माता का अस्तित्व जो है उसको बनाए रखना है अगर, नंबर 1, नंबर 2, और उसमें जो भी हमें मुफ्त में दिया हुआ है एज ए गिफ्ट, फ्री गिफ्ट टू अस ऑल ह्यूमैनिटी, तो उसको बनाए रखना है। तो हमें मिलजुल कर काम करना होगा, और मिलजुल कर इस तरह से काम करना होगा कि हम एक दूसरे के साथ ना लड़े ना झगड़े, परंतु उसे कैसे इन रिसोर्सेज का जुडिशियसली जुडिशियसली हम कैसे प्रयोग करें, और समझ के साथ, अकलमंदी के साथ उन सब का प्रयोग हम कैसे करें, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और ताकि आने वाले समय को हम जिसको बोलते हैं कि लाइफ को सस्टेन कर सकें ह्यूमैनिटीज की, और जो भी जिंदा लोग हैं, रादर जो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको जिंदा रखा जा सके। और अपने दिमाग में रखकर हमें ये दिमाग में रखना होगा कि हम कंजर्वेशन पे ज्यादा विश्वास करें, और इन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जितनी कम छेड़छाड़ हो सकती है उसको हम करने की कोशिश करें। जितनी कम छेड़छाड़, आई मीन कि जितना हमारी जरूरत के हिसाब से हमें चाहिए उतना हम लेने की कोशिश करें। लालच को हम पीछे कर दें, और लालच क्योंकि ना कभी किसी का पूरा हुआ है ना कभी पूरा किसी का होगा।
सो आज जरूरत के हिसाब से इन जो 9 प्रकार के हमने रिसोर्सेज की बात की, इन सब का प्रयोग जो है सारी दुनिया करे तो निस्संदेह ये धरती माता बच सकती है, ये पृथ्वी बच सकती है, नहीं तो आज के समय में जो सारी चीजें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। वो जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदा रहने के लिए इनकी कितनी जरूरत है। अगर ये नहीं होंगे तो इंटर रिलेशनशिप दोनों के बीच में जो संबंध है हमारा, वो हमें ये इस बात को आगाह करने के लिए, इस बात को बताने के लिए हमारा रहेगा कि अगर इनके दोनों के बीच में एनवायरनमेंट और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में हमारा जो संबंध है दोस्ती वाला रहेगा, सस्टेन करने वाला रहेगा, कंजर्व करने वाला रहेगा, तो अनडाउटली आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसको कल हम देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, और संबंध रहेगा हवा पानी के साथ, संबंध रहेगा जमीन और इंसान के साथ, संबंध रहेगा फॉरेस्ट के साथ, संबंध रहेगा मिनरल जो हम लोग जो भी खनिज पदार्थ के रूप में जो हमें मिलता है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वो सारा का सारा वाइल्ड लाइफ के साथ हमारा संबंध रहेगा। ये 5-6 इसके पॉइंट्स हैं जिसके साथ जिसके आधार पे हमें कह सकते हैं कि इंसान के बीच में और ये नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप का होना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला समय जो हमारा है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा खराब हो और उसे हम मैनेज करने में तब तक बहुत देर हो जाए। आज हमें जागना पड़ेगा बिफोर इट इज टू लेट, बिफोर इट इज टू लेट। तो कल हमारा इसके ऊपर इंटरेक्शन रहेगा और उसके बाद इसको खत्म करके हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम एंड सोसाइटी, उनके ऊपर हम जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कल मिलते हैं इस नए टॉपिक के साथ और इसको कल हम कंक्लूड कर देंगे इस चैप्टर को, और फिर अगले चैप्टर का भी एक आध हिस्सा हम कल जो है वो देख लेंगे।